बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से। बरतानवी अखबार पीटीआई को मिलने वाली ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग की मजीद तफसील सामने ले आया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने वोटन क्रिकेट के जरिए T20 मैचेस करवाकर नामालूम मकासद के लिए फंड्स इकट्ठे किए और इन्हें पीटीआई को मुंतकिल किए। मुख्तलिफ जराए से हासिल की जाने वाली रकम भी पीटीआई को मुंतकिल की जाती रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरिफ नकवी ने ऑफशोर केमन आइलैंड में शामिल कंपनी वोटन क्रिकेट लिमिटेड को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक रोल के लिए इस्तेमाल किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से चंदा मिलने की तस्दीक, लेकिन कहा कि उन्हें रकम के जराए का इल्म नहीं। 2013 में पाकिस्तान में इंतखाबात से पहले वोटन क्रिकेट को मुंतकिल की जाने वाली सबसे बड़ी रकम $20 लाख थी, जो अबू धाबी के शाही खानदान के रुकन और वजीर शेख मुबारक अन नहयान की तरफ से दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की जाने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि पीटीआई को वोटन क्रिकेट क्लब से $12 लाख मुंतकिल किए गए। पीटीआई ने पैसे के जराए नहीं बताए। आरिफ नकवी ने वोटन क्रिकेट क्लब का मालिक होना तस्लीम किया और किसी गलत काम करने की तरदीद की। इलेक्शन कमीशन को जमा कराए गए एक बयान में आरिफ नकवी ने कहा कि उन्होंने किसी गैर पाकिस्तानी शख्स या कंपनी या किसी ममनुआ जरिए से रकम हासिल नहीं की। वोटन क्रिकेट के बैंक स्टेटमेंट से अलग कहानी सामने आती है। 2013 में नकवी ने 3 हिस्सों में तहरीक इंसाफ को $21,20,000 मुंतकिल किए। अबराज ग्रुप की तरफ से मुंतकिल की गई सबसे बड़ी रकम $13 लाख थी। कंपनी की दस्तावेज के मुताबिक ये रकम वोटन क्रिकेट को के इलेक्ट्रिक से मुंतकिल की गई। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। किसी बैरूनी शख्स से अगर पैसा ले तो उसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि किस शख्स ने पैसा दिया, कितना दिया, कब दिया। और किसी जमात को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी फॉरेन कंपनी से फंडिंग हासिल कर सके। इस केस में जो पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का मामला है, अकबर एस बाबर साहब ने बड़ा वाज़ेह सबूत मुहैया किया आज से 8 साल पहले। उसके बाद हर हीले और हर बहाने से पीटीआई ने ये कोशिश की कि ये मामला ना चल सके। अपनी हुकूमत के दौरान सियासी दबाव भी डाला, इस मामले को रोकने की कोशिश की, हुकूमती दबाव भी डाला, इलेक्शन कमीशन पर दबाव भी डाला। बहरहाल हकायक को बदला नहीं जा सकता। ये एक वाज़ेह हकीकत है कि वो रिकॉर्ड जो आज इलेक्शन कमीशन के सामने है, और ये रिकॉर्ड पीटीआई ने मुहैया नहीं किया। पीटीआई ने 8 साल में जो रिकॉर्ड मुहैया किया है उसकी हैसियत भी आप देख लें। जो रिकॉर्ड मिला है, जिन अकाउंट्स का मिला है, वो स्टेट बैंक से जो बाहर से रिमिटेंस आई है, जो दूसरे ममालिक से पैसा आया है, उसका रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर जो अकाउंट्स थे उनकी हैसियत भी आपके सामने है कि पीटीआई ने खुद कह दी हमें इस अकाउंट का इल्म नहीं था। पार्टी के सदर अकाउंट चलाते हैं, अकाउंट का इल्म पीटीआई को नहीं है। और सबसे बढ़कर अमेरिका में फॉरेन एजेंट के तौर पर कम से कम 2 कंपनियां मौजूद हैं, एक टेक्सास में, एक कैलिफोर्निया में, जिन कंपनियों के चेयरमैन का नाम इमरान खान है। ये कंपनियां अमेरिका में फॉरेन एजेंट के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। इनके पास जो पैसा आता है वो पैसा वहाँ पब्लिक रिकॉर्ड होता है। आप जाकर देख सकते हैं कि इस फॉरेन एजेंट कंपनी जिसका चेयरमैन इमरान खान है, उसने किससे पैसा हासिल किया और कितना पैसा हासिल किया। वहाँ पर भी उस रिकॉर्ड में जो अमेरिका में पब्लिक रिकॉर्ड है, उसमें भी अफराद के नाम भी हैं और कंपनियों के नाम भी हैं। क्या कंपनी से पैसा हासिल करना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है? कंपनियों से पैसा आप हासिल इसलिए नहीं कर सकते कि अगर आप कंपनियों से पैसे लेंगे
तो आप उनके एजेंट बन जाते हैं। आप फिर किसी से पैसे हासिल करके मुल्क के मफाद में फ़ैसला नहीं करेंगे, उस कंपनी के मफाद में फ़ैसला करेंगे। उस कंपनी के पीछे जो अशख़ास हैं उनके मफाद में फ़ैसला करेंगे। इसीलिए फ़ौरन जो हमारे मुल्क का कानून है वो किसी फ़ौरन कंपनी से किसी सियासी जमात को पैसे लेने की इजाज़त नहीं देता। इस मुल्क का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म उन दोनों कंपनियों का चेयरमैन है, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब हमने इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि रिकॉर्ड बड़ा वाज़ेह है, फ़ैसला आपने करना है। यहाँ पर रात के अंधेरे में अदालतें खुलती हैं जो अपने ही फैसलों की नफ़ी कर देती हैं। तो क्या ये पाकिस्तान के अवाम का हक़ नहीं कि उनको मालूम हो कि इस मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात किससे पैसे लेती रही है, कब लेती रही है, कितने लेती रही है। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि उस पैसे की एक बड़ी रकम जो हासिल की गई वो मुल्क में नहीं आई। वो आज भी बाहर मौजूद है, वो ज़ाती अकाउंटों में मौजूद है। इन सवालात का जवाब किसी के पास है? हर हरबा इस्तेमाल किया पीटीआई ने और इमरान खान ने कि ये मामला इलेक्शन कमीशन में ना चल सके। हर रोज़ अदालतों में पटिशनें हुई, स्टे ऑर्डर की कोशिश की गई, रिकॉर्ड ना देने की कोशिश की गई, लेकिन हमने यही आज इल्तिजा की है इलेक्शन कमीशन से, दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान के अवाम का हक़ है कि उनको पता चले कि इमरान खान किससे पैसे लेते रहा और पीटीआई किससे पैसे लेकर इस मुल्क में सियासत कर रही है। सिर्फ कल की बात है कि फाइनेंशियल टाइम जैसे इदारे में, जिसको आप अदालत में लेकर जा सकते हैं, उन ममालिक में भारी रकम हासिल कर सकते हैं, उसने कहा और कि आरिफ नकवी साहब जो अबराज कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, उन्होंने लंदन में क्रिकेट मैच करवाए और वहाँ पर करोड़ों रुपए की रकम हासिल की उन लोगों से, और उनको बताया गया कि ये रकम जो है ये चैरिटी के कामों में इस्तेमाल होगी, यानी अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल होगी। और ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जो आरिफ नकवी साहब की कंपनी थी जिसका नाम भूटान क्रिकेट लिमिटेड था, जो क्रिकेट मैच करवा कर पैसे फलाई कामों के लिए इकट्ठे करती थी, उस कंपनी से 55 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम पाकिस्तान पीटीआई और इमरान खान के अकाउंट में भेजी गई। ये सब बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और ये वो रिकॉर्ड है जिसको इमरान खान ने नहीं दिया। 8 साल इमरान खान ने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। ये स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है जिसकी कोई नफ़ी नहीं कर सकता। रिकॉर्ड पर मौजूद है कि भूटान से $2.2 मिलियन जो आज 55 करोड़ रुपया बनता है, वो रकम यहाँ पर पीटीआई और इमरान खान के अकाउंटों में आई है। ये रकम हासिल करके आपने क्या इलेक्शन कानून की नफ़ी नहीं की? क्या आपने अपने फैसले किसी को बेचे नहीं? इन कंपनियों के पीछे कौन लोग थे ये वक्त बताएगा। लेकिन हकीकत ये है कि चोर जब चोरी करता है उसकी सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि मैं किसी न किसी तरह इस काम से निकल सकूं, रिकॉर्ड पेश ना कर सकूं, कानून के गिरफ्त से बाहर आ सकूं। तो जो 8 साल इमरान खान का अमल रहा है, जो पीटीआई का अमल रहा है, वो इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये दूसरों से पैसा हासिल करके ऐसी कंपनियों से जिसके मालिकान का पता नहीं है, जो इलेक्शन कानून की नफ़ी है, पैसा हासिल किया गया और पाकिस्तान में सियासत में इस्तेमाल किया गया। तो जब आप सियासत में किसी का पैसा इस्तेमाल करेंगे तो फिर कल उसकी कीमत भी आपको अदा करनी पड़ती है और वो कीमत पाकिस्तान के अवाम अदा करते हैं। अब
सवाल ये उठता है, अगर इमरान खान के हाथ साफ थे, पीटीआई के हाथ साफ थे, तो पहले दिन ही जब फॉरेन फंडिंग का केस आता कहते ये रिकॉर्ड है, ये हमने पैसा इकट्ठा किया है, ये लो इलेक्शन कमीशन, ये अब फैसला करो। 8 साल आपने हर हरबे से उस रिकॉर्ड को अवाम के सामने ना आने की कोशिश, हर हरबे से इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की, उनके काम की नफी करने की, उनके प्रोसेस को रोकने की आपने कोशिश, हर कानूनी गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया। आज भी आप देखते होंगे कि इमरान खान हमला करता है इलेक्शन कमीशन पर, उस इलेक्शन कमीशन पर जो उसी की हुकूमत के अंदर बना था। हमला इसलिए करता है कि उसको पता है कि फॉरेन फंडिंग के हक़ाइक़ क्या है, उसको पता है कि इस मुल्क का हर इलेक्शन का कानून उसने तोड़ा है, हर फंडिंग का कानून तोड़ा है। इन सवालात के जवाब सिर्फ इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में आएंगे। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने आई थी, हर हरबा इस्तेमाल किया गया कि वो रिपोर्ट अवाम के सामने ना आ सके। उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर मज़ीद कार्रवाई हुई है। इसलिए इमरान खान की कोशिश ये है कि मैं गालियाँ निकाल कर ज़ाती हमले करके इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालूं कि मेरे ख़िलाफ़ रिपोर्ट शाया ना हो। हमने आज इलेक्शन कमीशन को सिर्फ एक बात की है कि आपकी ज़िम्मेदारी है पाकिस्तान के अवाम के सामने, आपकी आईनी ज़िम्मेदारी है कि ये रिपोर्ट अवाम के सामने आए और इसके मुताबिक कार्रवाई हो। अच्छा सर, ये बताइएगा सर, पहले इलेक्शन कमीशन के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें आउटकम क्या रहा है? आउटकम नहीं होता। हमने अपनी दरख्वास्त उनके सामने रखी है कि ये पाकिस्तान के अवाम का हक है कि ये रिपोर्ट उनके सामने आए और जल्द अज जल्द आए। 8 साल का अरसा गुजर गया। शाहिद खान राणा बस साहब, ये बताइएगा कि ये जो अकबर एस बाबर का केस है, इसमें फ्रीक आप नहीं है, लेकिन फैसले की डिमांड आप कर रहे हैं, नंबर 1। और सेकंड चीज़, क्या इलेक्शन कमीशन खुद से ये फैसला रोक रहा है या इसके पीछे कोई हाथ है? देखिए, मैं पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा हूँ, हम सियासी जमात हैं। एक सियासी जमात अगर यहूदी एजेंटों से पैसे हासिल करके सियासत कर रही है, किसी से हासिल कर रही है, हमें नहीं पता इन कंपनियों के पीछे कौन लोग हैं। मुल्क का कानून इसीलिए बनता है कि पता चले कि कौन लोगों के पैसे हासिल करके आप सियासत कर रहे हैं। हमारा इस बात से ये अवाम की ज़रूरत है कि आज अवाम को पता चले कि जो इमरान खान सियासत करता रहा है, पैसे कहाँ से हासिल करता रहा है। ये मेरा मसला है, ये आपका मसला है, ये पाकिस्तान के अवाम का मसला है। तो हमने इलेक्शन कमीशन को यही कहा कि जल्द अज जल्द आपकी जिम्मेदारी है कि फैसला करें। शायद साहब, एक बात बताइएगा कि पीटीआई का मौक़िफ़ है कि मुख्तलिफ जमातों के जब केसेस चल रहे हैं उनका इकट्ठा फैसला किया जाए फॉरेन फंडिंग के हवाले से। क्या आप इस बात से भी इत्तेफाक करते हैं कि इकट्ठे फैसला सुना दिया जाए? जी, इकट्ठे हर केस का अलहदा फैसला होता है। ये केस 8 साल से है, इसका फैसला भी सुनाया जाए, उन केसों के प्रोसेस भी मुकम्मल करके फैसले सुनाए जाएँ। हमें किसी और केस से गर्ज नहीं है, हम उस केस की बात कर रहे हैं जिसमें एक जमात ने हर हरबा इस्तेमाल किया इस केस के फैसले को रोकने के लिए। अच्छा, ये बताइएगा कब तक इलेक्शन कमिश्नर या जो इमरान है उनकी तरफ से कहा गया कि फैसला आ सकता है, कितना टाइम लग सकता है, कोई टाइम ड्यूरेशन? देखिए, उन्होंने कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं बताई। उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं, माजी में इस पर काम में मुख्तलिफ रुकावटें आई हैं, हम जिम्मेदारी अपनी समझते हैं और हम ये फैसला करके अवाम के सामने रख देंगे। ये हमारी आईनी जिम्मेदारी है। कौन से अवामिल है जिसकी वजह से फैसला ताख़ीर का शिकार हो? अवामिल मैं आपको बताया, अवामिल यही है कि एक हुकूमत थी जो हर किस्म का दबाव डालती थी इलेक्शन कमीशन पर, उसने नहीं होने दिए, उसने हर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया। अगर उनके हाथ साफ होते तो पहले दिन ही रिकॉर्ड देते, ये फैसला 6 महीने में हो जाता। आज 8 साल सिर्फ इमरान खान की कोशिश से कि ये हक़ाइक़ अवाम के सामने ना आए, ये देर ताख़ीर हुई। नहीं, हमारी इस बारे में कोई बात नहीं। हमारे सिर्फ एक नुक्ता था जो बात हो गई। ये स्पीकर साहब से सवाल। हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमा इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि इमरान खान आज भी इलेक्शन कमीशन पर हमला करते हैं। इमरान खान ने दूसरों से पैसा लिया और सियासत पर इस्तेमाल किया गया।
बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी ने सूरत हाल मजीद ख़राब कर दी। कोट मक्सी और झलमक्सी राब्ता पुल पर सैलाबी पानी का शदीद दबाव। सैलाबी रेले से सैफाबाद केनाल के दरवाजे को शदीद नुकसान पहुंचा। पानी कीरथर केनाल में दाखिल हो गया। डेरा बुगटी और कच्ची केनाल के सैलाबी रेले की पट फीडर केनाल में आमद जारी है। भारी मशीनरी, इरिगेशन अमला और जिला इंतजामिया के एहलकार कच्ची केनाल पर तैनात कर दिए गए हैं। झलमक्सी और करीबी इलाकों से दरियाए मोला का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जहां कोट मक्सी और झलमक्सी राब्ता पुल पर सैलाबी पानी का शदीद दबाव है। सैलाबी रेलों से आमदोरफ्त भी मुतासिर है। राब्ता सड़कों की बंदिश से इमदादी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हो रही हैं। गंदावा नौताल शाहरा पर मुरम्मती काम जारी है। सैलाबी रेले से सैफाबाद कैनाल के दरवाजों को शदीद नुकसान पहुँचा। पानी कीरथर कैनाल में दाखिल हो रहा है। डेरा बुगटी और कच्ची कैनाल के सैलाबी रेले की पट फीडर कैनाल में आमद जारी है, जहाँ भारी मशीनरी, इरिगेशन अमला और जिले इंतजामिया के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। उधर डेरा मुराद जमाली गंदावा में बारिश तो थम गई, लेकिन सैलाबी रेले की तबाहकारी से सनी शोरान, गंदावा, हथियारी, हारीचा, सैफाबाद तबाह हो गए। सैकड़ों खानदान बेघर हो चुके हैं। मस्तूंग और गिरदोनवा में गुज़िश्ता रोज़ की तेज़ बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी। तूफ़ानी बारिशों से मुतादिद कच्चे घर मुतासिर हुए और शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। निशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं, जबकि शदीद बारिश से अमाच डैम में 12 फीट तक पानी की आमद हुई है। दश्त बाबा के इलाके में तूफ़ानी बारिश से सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। खुशदार में गुज़िश्ता रोज़ की तूफ़ानी बारिशों से हिफाजती बंद, कच्चे मकानात और राब्ता सड़कें शदीद मुतासिर हुई। खुशदार के ज़रिए सिंध बलूचिस्तान का 3 दिन से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता है। M8 खुशदार शहदाद कोट शाहरा को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। बलूचिस्तान की बारिशों से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के लिए उथल RCD शाहराह पर कैंप लगा दिया गया है। वहाँ की क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकास आलम से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उथल के RCD हाईवे पर, जहाँ पर हमारे पीछे रिलीफ और रेस्क्यू की टीमें जो है वो मौजूद हैं। एयरफोर्स और नेवी की तरफ से दिए गए ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो लाखड़ा का इलाका है वहाँ पर मौजा उड़क्की में जाकर जो है वो रिलीफ और रेस्क्यू का काम जो है सरअंजाम देंगे। हमारी इंतज़ामिया से बात हुई तो इंतज़ामिया के मुताबिक मौजा उड़क्की जो है वो अब भी बहुत ज़्यादा मुतासिर है और वहाँ पर अब भी मुकम्मल तौर पर इंतज़ामिया की रसाई मुमकिन नहीं हो सकी है। कई अफराद वहाँ पर फंसे हैं और वहाँ पर मवेशी घरों के तबाही जो है वो हमें इंतज़ामिया की तरफ से बताई गई है। अलबत्ता ये मामला है कि जो कंडराच नदी थी वो भी मुतासर है, लेकिन उसकी जो है वो इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो चुकी है। बेला, उथल, हब ये वो इलाके थे जो कि इससे कबल जो है वो सैलाब की जद में आए थे, लेकिन सैलाब के बाद अब हमारे हालिया सूरत हाल मालूम हुई है, उसके मुताबिक जो है वो उड़क्की का इलाका और उसके जो मुत्तसिल इलाके हैं वो जो है बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। जी, खुशदार में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। M8 कौमी शाहराह खुशदार शहदाद कोट आम ट्रैफिक के लिए बंद है। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयूब बलोच। खुशदार और मुल्क इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। कल शाम होने वाली बारिश से नदी नालों में सैलाबी रेलों का पानी दाखिल हो गया। कोशकर कठान नदी में ख़तरनाक पानी का इजाफा हो गया, जिसकी वजह से हिफाजती बंदात को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा खड़ी फसलों, कच्चे मकानात को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। ज़रा मवासिलात का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर है। डिप्टी कमिश्नर खुशदार के मुताबिक मज़कूरा नाहमवार सड़कों आम ट्रैफिक के लिए बहाल करने के लिए मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। उम्मीद है आज शाम तक ये ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो बहाल हो जाएगा। कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाली हब बाईपास पर पहाड़ों से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। खदशा है कि पहाड़ों से पत्थर गिरते रहे तो कराची के बलूचिस्तान से मिलाने वाला ये वाहिद रास्ता भी बंद हो सकता है। मजीद बता रहे हैं हब से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इब्राहिम कम्बो। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हब के बाईपास पर, और हब के बाईपास पर ये वो वाहिद अब सड़क बची है जो कि कराची को अंदरून बलूचिस्तान से मिलाती है। इस पर भी जो है वो पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर आके नीचे गिर रहे हैं, यानी कि लैंडस्लाइडिंग जो है वो इस वक्त जारी है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये वो पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थर है जो पहाड़ों से नीचे गिर के हब बाईपास पर आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ मैं बताना चलूँ कि कराची से हैवी ट्रैफिक जो है वो हब के शहरियों को नहीं फराहम की जा रही। हैवी ट्रैफिक जो है वो बंद कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हैवी ट्रैफिक का जो शहर में दाखिला है उस पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि हब बाईपास से कराची से आने वाली जितनी भी ट्रैफिक है अंदरून बलूचिस्तान जाने वाली वो इसी वाहिद सड़क के ज़रिए जा रही है। हम वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।